सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पार्लियामान हो या पार्लियामान से बाहर मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं हुकूमत के लिए और अपोजिशन के लिए भी, और साथ ही साथ इस वक्त अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतों की जानिब देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में एक बड़े अहम मामले के हवाले से, जिसे कहा जाता है FATF का मामला, जिसमें पाकिस्तान में अब कानून साजी की जा रही है। पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट का सामना है और ये पाकिस्तान पर मुसलसल थ्रेट है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में आ जाए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मामला, जिसमें पूरी दुनिया से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से पैसा बाहर जा रहा है, किस तरह से पैसा इस्तेमाल हो रहा है। ये बज़ाहिर एक मामूली सा मामला एक आम आदमी के लिए लग रहा है, लेकिन अगले आने वाले वक्त में अगर इस पर कानून साजी और सख्ती के मामलात न किए गए तो पाकिस्तान के लिए कारोबार करना भी और बाहर आना जाना भी मुश्किल हो सकता है। हुकूमत ने फौरी तौर पर 2018 में इक़दाम उठाया कि इसको अब तेज़ी के साथ इस पर कानून साजी का अमल शुरू किया जाए। पाकिस्तान मुसलसल अपनी कोशिशें भी कर रहा है और जिसको FATF की जानिब से सराहा भी जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सा काम करना बाकी है। बहुत से ऐसे तरमीमी बिल जिस पर तो सेनेट और कौमी असम्बली में दोनों जगह अपोजिशन ने साथ दिया, लेकिन एक मामला आज जो तीसरा तरमीमी बिल था उसे मंजूर नहीं किया गया सेनेट में। हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उनसे भी बात करते हैं। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन PJ मीर साहब, उनसे भी बात होगी। गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मामला ये है कि जो तरमीमी बिल है बड़ा सादा और बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, और वो अपोजिशन उस पर क्यों एतराज़ उठा रही है? क्योंकि मामला तो यहाँ है कि अगर जो तफ्तीशी अफसरान हैं जो कर रहे हैं उनको वो तमाम तर रसाई हो जाएगी, 60 दिन का मज़ीद वो वक्त हो जाएगा। उसमें बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही है कि जिससे अपोजिशन की जमातों के सियासतदान, उनकी क़यादत को कोई ख़तरा हो। फिर मुखालिफत क्यों की जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब। बुनियादी जो नुक्ता है इसमें, क्योंकि अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान आप जानते हैं कि खींचातानी बहुत अरसे से जारी है, और इसी खींचातानी के सबब हम ये देख रहे हैं कि जो कानून साजी है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें भी सामने आ रही हैं। जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और ये FATF के हवाले से जो बिल्स हैं, पहले ये एक पूरे ड्राफ्ट की शक्ल दी गई थी। मामला उधर से ख़राब हुआ कि जो शिबली फराज साहब ने एक मरतबा कहा कि ये फ़लाँ शिकें जो हैं वो निकलवाना चाहते हैं, फ़लाँ डलवाना चाहते हैं और अपने लिए NRO मांगते हैं। मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। जी मुर्तज़ा, जो आप कह रहे हैं कि खींचातानी का मामला है, अब वो उसकी वजह से सिर्फ है या कुछ मामला और भी अंदर हैं जो इस बिल को सेनेट में मंजूर नहीं किया गया? अच्छा, असल में ये चीज़ हुआ तो उसके बाद ये चीज़ें बढ़ती गईं, और फिर ऐसा हुआ कि आप जानते हैं कि अपोजिशन भी कुछ रिलीफ चाहती है अपने मामलात में, और तमाम अपोजिशन आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो तमाम इस वक्त हॉट वाटर्स में हैं। नैब के केसेस हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ लंदन में हैं, उनकी पाकिस्तान वापसी का मामला है। तो ये तमाम चीज़ें इससे इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन इस हवाले से जब हमारी बात हुई है कानून साज जो अदारे हैं उनके लोगों से, उन्होंने ये अपोजिशन के जो लोग थे उन्होंने ये बात कही है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर की जाती है तो उसके लिए कानून जो हैं वो FATF के अलग हों। फ़र्ज़ करें कि उन्होंने मिसाल दी कि कारोबारी जो लोग हैं वो अपने पैसे बाहर अंदर भिजवाते रहते हैं, फॉर द स्पेसिफिक बिज़नेस के लिए वो चीज़ें करते हैं, इस तरह के इलीगल भी वो करते हैं और सीपेज लीकेज होती है। एक है मनी लॉन्ड्रिंग फॉर टेरर फाइनेंस, जी हाँ, उसको इससे अलहदा कर दिया जाए। उनका एक बुनियादी नुक्ता ये है कि इस बिल को कल कलां को ये होगा कि अपोजिशन को या किसी भी सियासी पार्टी के कारकुनों को या लीडरशिप को आपने जैसे भी इस्तेमाल करना है, तो इस बिल की आड़ में कानून तो बन गया है। अब कानून में ये तो नहीं लिखा कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अगर कारोबारी शख्स ने की है सही, तो वो FIA जो है उसको डील करेगा, और जो
टेरर फाइनेंस के लिए की है उसको कोई और अदारा डील करेगा। तो इस तरह से वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई उसमें थोड़ा सा वो बाइफर्केशन चाहते हैं कि बाइफर्केशन इस तरह से हो जाए कि जो कारोबारी लोग, और ये कहते भी हैं कि जो इस तरह की इकोनॉमीज़ हैं पूरी दुनिया में इस तरह की, अच्छा ये अब तरीकाकार हमेशा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जो है वो कारोबारी हजरात में भी है, हवाला हुंडी के तरीके भी हैं जिससे पैसा बाहर और अंदर दोनों जगह आ रहा है, और जिसकी वजह से FATF में मामला होते हैं कि डॉलर्स पाकिस्तान में भी आ रहे हैं और पाकिस्तान से ये चीज़ें भी बाहर जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ सूरत हाल पहुँची है। गुलाम मुर्तज़ा इस पर मजीद भी बात करते हैं कि इस वक्त अपोजिशन पोजीशन किस में है, क्योंकि अगर जॉइंट सेशन होगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इनके पर्सन। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपके वक्त का। सर ये बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है, जैसे मैं आज ये उसकी तफसीलात पढ़ रहा था तो ऐसे लग रहा था कि ना PJ मीर साहब को कोई ख़तरा हो सकता है, ना मुझे ख़तरा हो सकता है, ना इवन अपोजिशन और हुकूमत में सियासतदानों को ख़तरा होना चाहिए, ना ही कारोबारी लोगों को ख़तरा होना चाहिए, क्योंकि मामला टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है। लेकिन इसकी मुखालिफत अपोजिशन कर रही है कि इसमें किसी का भी रगड़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जैसे नैब कवानीन के मामला है किसी को भी किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उसमें वो ख़तरा है, इसको अलग अलग कर लिया जाए। आप समझते हैं कि जो कानून ये बने हैं, पहले 2 एक हैं, जो तीसरा मंजूर नहीं हुआ, इसको उसी तरह से सख्त कवानीन के साथ आना चाहिए, अपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए, या अपोजिशन हक बजानिब है? देखें, जो अपोजिशन बात कर रही है ये गवर्नमेंट को भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज आ जाते हैं उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पे शक है और आप उस आदमी को पकड़ लेते हैं, ये लॉ भी उस पर लग सकता है कि ये टेरर फाइनेंसिंग हुई है। अब UAE के अंदर इन्होंने जो अमेरिकन पर्टिकुलरली इन्होंने जो काम किया था, आपका और मेरा अकाउंट वो चेक कर लेते थे। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो साहिब जिन्होंने शारजा क्रिकेट शुरू की, अब्दुर्रहमान रज़ा, ये $20 भेजा करते थे हिंदुस्तान में जहाँ ये पढ़े हैं वो, और एक मदरसे को भेजते थे, मुसलमान मदरसा। उन्होंने उनकी बीवी को पकड़ लिया कि जी आप टेरर फाइनेंसिंग कर रही हैं। अब इस तरह की जब आप चीज़ें करते हैं तो फिर आप ये मिसयूज़ भी हो सकती हैं। अथॉरिटीज़ किसी को प्रेशर करना चाहे, किसी को कजोल करना चाहे, ये वो भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको आप सेपरेट करो। आप बिल्कुल जहाँ टेरर फाइनेंसिंग है उसको पकड़ो, हम तो सारे कहते हैं पाकिस्तान में पकड़ो, लेकिन अननेसेसरी लकूना और ये लॉ जो अंदर ले आते हैं इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो आई थिंक इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बिकॉज आज की हुकूमत है, कल ये अपोजिशन में अगर जाएंगे तो ये भी उतने ही इफेक्टिव होंगे या अफेक्टेड होंगे जिस तरह आज मैं समझता हूँ कि अपोजिशन बेंचेस से ये बात आ रही है। सो फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी तक याद है एक इदारा जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके ओनर्स को उन्होंने ये न्यूयॉर्क टाइम्स उन्होंने कह दिया ये जी टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं दुबई के अंदर। उन्होंने केस लड़ा, उन्होंने इनको सू किया न्यूयॉर्क के अंदर और उसके बाद अपना नाम क्लियर किया। तो ये किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इसके अंदर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आगे हम इस पर कैसे डिबेट करेंगे। इस पर बड़ी संजीदा डिबेट होनी चाहिए मुदस्सिर, ये नहीं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, बिकॉज यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का टाइम ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, whether it is the government or whether it is the opposition। तो सब आज जॉइंट सेशन में फिर देखते हैं कि क्या नेशनल और स्टेट इंटरेस्ट क्या है। सर जॉइंट सेशन में देखते हैं कि आज क्या डिबेट होती है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े इस बात पर पूरी उम्मीद है कि हर हाल में इसको मंजूर किया जाए, क्योंकि उसमें जो मुस्तरद होने वाले इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 के मुताबिक ये बताया कि थोड़ी सी हम अपने नाज़रीन के लिए तफसीलात के तफ्तीशी अफसर अदालत की इजाज़त से 60 रोज़ के लिए दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत का सुराग लगाने के लिए खुफिया कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए राब्तों और कंप्यूटर सिस्टम की निगरानी भी की जा सकती है। तो वो जो बात PJ मीर साहब कर रहे हैं कि तमाम तर चीज़ें वो चेक की जा सकती है। तो गुलाम मुर्तज़ा, अब आज जॉइंट सेशन है, अब जॉइंट सेशन में तो फिर अक्सरियत बन के तो मंजूर करवाया जा सकता है इस बिल को, तो फिर अपोजिशन कहाँ स्टैंड कर रही होगी इस सारे में? देखें, अपोजिशन मुनक़सिम है, ये तो पूरी तरह से आप जानते हैं, हमारे नाजरीन भी जानते हैं, काफ़ी हद तक मुनक़सिम है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने कुछ कोशिशें भी की हैं कि कुछ लोग आज जो हैं वो ना ही आएँ, और इसके साथ जब जॉइंट सिटिंग शुरू होगा तो उसमें इजाज़त मांगेंगे अपोजिशन वाले कि हमें जो लाहौर का वक़ूआ है उसके ऊपर बात करने की इजाज़त दी जाए। तो वो क्योंकि स्पेसिफ़िकली फैटफ के लिए ये इजलास जो है वो मुनक़्क़द किया जा रहा है, तो उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। इसी दौरान में वो एहतजाज करेंगे
और अब्सटेन कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे या वहाँ पे वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये आज का जो इजलास है इसमें ये कानून साजी पास हो जाएगी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुर्तज़ा एक चीज़ में आपने अपोजिशन के हवाले से बताया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमती मौक़िफ़ क्या था कि वो भी तो उनके साथ भी तो इस्तेमाल हो सकता है अगले आने वाले दौर में, मुस्तकबिल में जब वो अपोजिशन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उनके लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। वो इस पर मज़ीद क्यों है कि इसी को मंजूर किया जाए? देखें, ये जो लेजिस्लेशंस हैं ये बुनियादी तौर पे तो पार्लियामेंट की कानून साजी की कमेटी होती है, वहाँ पे पहले इजाज़त ली जाती है, फार्मूलेशंस होती हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, फिर बड़ी ये कमेटीज़ में डिबेट्स होती हैं इसके ऊपर, और उसके बाद कमेटियाँ जब पास करके फिर लेजिस्लेशंस के लिए वान ज़ेरी में भिजवाती हैं, फिर उसके बाद वान बाला में जाता है। तो यहाँ ये है कि ड्राफ्ट के हवाले से भी बड़ी बातें होती रही हैं कि ये ड्राफ्ट कहाँ से आया था, किसने बनाया है, इसमें बहुत से लकूनाज हैं। तो ये बहुत से सवालात हैं जो इस हवाले से जो जवाब तलब हैं। लेकिन बात वही है कि कानून साजी फॉर स्पेसिफिक पर्सनस आप कोई भी करते हैं तो उसको पूरी पार्लियामेंट का एतमाद हासिल होना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये भी देखें कि अगर किसी चंद अफराद के लिए कोई भी कानून साजी की जाती है, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसकी तशरीह भी मांगी जा सकती है। उसको आप कह सकते हैं कि इसमें एम्बिग्यूटीज़ हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बताए कि इसमें कैसे आगे चल के जो है वो बातचीत की जाएगी और इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। तो ये जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है ये 19 जी जो इसका वो है उसमें अमेंडमेंट के लिए कहा गया है जी। इसमें तफ्तीशी अफसर की इजाज़त से वो 60 दिनों तक दहशतगर्दी के लिए सरमायाकार की फराहमी, खुफिया ऑपरेशन, मवासलात के रास्ते का सुराग लगाना, कंप्यूटर सिस्टम का जायज़ा लेना और मुंज़बत हवालगी, बहुत सी दूसरी तकनीकों की भी बात इसमें की गई है। और अदालत को तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी, मजिस्ट्रेट 60 दिन के लिए मज़ीद वो कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर जारी कर सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें जिस तरह से अभी पीजे मीर साहब ने फरमाया, बिल्कुल उनकी बात जो है 100% दुरुस्त है कि ये कल को खुदा न खासा कोई इल विल के तहत किसी भी शख्स के ऊपर ये लागू हो सकता है। तो किसी भी पाकिस्तानी शहरी को और पार्लियामेंटेरियन को इस कानून साजी के ऊपर एतराज़ का मैं ये समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। एतराज़ सिर्फ जो चीज़ है कि इसको स्पेसिफिकली एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए जिसमें लिखा जाए कि ये तमाम इंसदाद दहशतगर्दी के लिए, टेररिज्म फिनांस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिस तरह से क्लैरिटी मुला मुर्तज़ा जो आप बात करें वो होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि किसी के खिलाफ ये इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आज तक यही बात होती आ रही है कि जो नैब के कवानीन हैं वो भी ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ख़ास मकसद के तहत ही उसमें जो है वो कुछ लोगों के खिलाफ तेज़ी लाई जा रही है। तो इस चीज़ों में ना हो। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। FATF के मामले के हवाले से अभी पार्लियामेंट में भी बहस कुछ देर में शुरू हो जाएगी जब इजलास जॉइंट सेशन शुरू होगा उस पर भी। लेकिन एक और मामला बड़ा अहम है, मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रूर गुफ्तगू है, वो है एक अवामी मामला। पार्लियामेंट से और वज़ीर आज़म के गुज़श्ता दिनों होने वाले इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन की बात की गई, और वो है लाहौर के मामले के हवाले से, गुजरपुरा ज़्यादती केस के हवाले से। पीजे मीर साहब लाहौर में मौजूद हैं, चीज़ों को ज़्यादा गहरी नज़र से देख रहे हैं, पुलिस वालों से भी आपकी बात हो रही है, पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी आपकी बात हो रही है। ये एक नई डिबेट ये साथ साथ ये चल रही है जी, सख्त कवानीन होने चाहिए। कवानीन तो पहले भी बड़े सख्त मौजूद हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा। प्रोसिक्यूशन के हवाले से जब भी बात होती है तो पूरी डाइवर्ट हो जाती है डिबेट कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर मामला होना चाहिए। 90, 97, 95% केसेस पर कुछ सज़ा नहीं हो पाती। इन्हीं में मुजरमान में ये लोग बाहर आए हुए हैं ऐसे ज्यादती के केस पर। इस पर फोकस होकर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही, नए कवानीन, सरेआम फांसी, ये चीज़ें अब ज़्यादा बहस हो रही है। आपको लगता है पार्लियामेंट भी अपनी पूरी साइड और पूरी लाइन पर नहीं चल रही है ऐसे कवानीन के लिए भी? देखिए, जो पार्लियामेंट है उसका काम है लेजिस्लेचर। अब बात आती है लेजिस्लेचर आप कर देते हैं, लेजिस्लेट कर लेते हैं, लेकिन बात जो एंड पे है, जो एंड आपका जो उसका यूज़र है वो है पुलिस।
आपकी पुलिस, अब आपने कसूर के अंदर देख लिया कि कसूर के अंदर क्या हुआ बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। आपने दूसरे एरियाज़ के अंदर देखा है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ जो ये जो पीडोफाइल्स हैं, हमने कोई वो चाइल्ड रजिस्टर रखा नहीं है, पुलिस ने ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आदमी ये भी बेल पे था और बेल के बाद 14 दिन के अंदर आप देखो वो फिर वो एक्शन कर दिया। तो पहले तो आप देखें ना, आप लेजिस्लेचर और ये लेजिस्लेट करते हैं, उसकी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन क्या है। हमारी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, आई एम सॉरी टू से, इट्स पुअर। अगर आपके पास एक सस्पेक्ट है जो कि पहले ही एक किसी केस के अंदर है, सिमिलर केस के अंदर, और आप उसको बेल किस बेसिस पे दे रहे हो यार? आई मीन उसकी तो बेसिस बनती नहीं है बेल की, उसका तो बनता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसकी पूरी आप तफ्तीश कराएं, आप उसको बेल दे देते हैं और बेल के बाद आपने नेट रिजल्ट भी देख लिया। सो मैं समझता हूँ पुलिस, जिस तरह के अभी जो नए CCPO आए हैं, इनकी बड़ी कंट्रोवर्सी चली है, लेकिन इन्होंने एक वॉकिंग एक सेंटेंस अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, तो वॉकिंग सेंटेंस में कहा कि 15 दिसंबर तक ये पुलिस ठीक ना हुई तो फिर आप देखें। अब नाउ ओके, दैट इज़ अ गुड मैसेज, बिकॉज हमने पुलिस को, देखिए सारी पुलिस ख़राब नहीं है, हम ये जो रगड़ देते हैं पूरी, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं, चंद अनासर ऐसे हैं कि जो पुलिस को मिसयूज़ कर देते हैं और पुलिस का नाम ख़राब होता है। हमें ऐसों के ऊपर उनकी ACRs, जो नया ऑफिसर आता है उनकी ACRs आप चेक किया करो, उनका बैकग्राउंड देखो कि एक्चुअली ये पुलिस वाला है या ये सिर्फ एक जॉब के लिए आया है, क्योंकि हमें जॉब वाला आदमी नहीं चाहिए या हमें एक्चुअली पुलिसमैन चाहिए। तो ये एक डायकॉटमी है इसके अंदर कि आपने, हाँ जी वो अनएम्प्लॉयड है उसको जॉब दे दो। नो, वी वांट पुलिस एज अ पुलिस, नॉट एज समबडी कि आप उसको आ जाओ, आप इधर से भी आ जाओ तो उधर से आओ, तो फिर आपकी पुलिसिंग नहीं होगी। हमें प्रोफेशनल्स चाहिए और एंड में बात पुलिस पे ही आएगी, ये कोर्ट्स पे नहीं आती है। कोर्ट्स पे जब पुलिस पकड़ेगी और कोर्ट फिर आगे उनका एक लीनियन एटीट्यूड करेंगे, ये भी पुलिस की कंप्लेंट है कि हम पकड़ते हैं और हमें पता है जी कि हफ्ते के बाद वो बेल पे आ जाता है, सीरियस क्राइम ऑफेंडर्स। तो हमें इसके अंदर वी नीड टू बी वर्किंग ऑन दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म। हमारे ये आए थे ये पुराने चीफ जस्टिस साकिब निसार, इन्होंने कहा था जी कि मैं ठीक करूंगा, हमारा ये जो लोअर कोर्ट्स हैं ये काम नहीं कर रहे, स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए। हमारे मुल्क में स्पीडी जस्टिस नहीं है, हमारे मुल्क में फैसला महफूज कर लिया। ये महफूज साहब हमारे पाकिस्तान में जो बैठे हैं, इन महफूज साहब को आपने ख़त्म करना है, क्योंकि जब तक ये महफूज रहेगा आपके पास जस्टिस नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ वी नीड स्पीडी जस्टिस। एंड टू योर क्वेश्चन, आई थिंक जब तक ये नहीं आएगा ये क्वेश्चन इरेलेवेंट हो जाता है। सर बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि मामला पार्लियामेंट के भी कुछ काम है। एक बिल पार्लियामेंट से पास हुआ, ज़ैनब अलर्ट बिल। आप गुलाम मुर्तज़ा इस मामले में इस्लामाबाद में है तो खुशकिस्मत है कि आपकी असम्बली ने कर लिया, यानी वफाक ने कर लिया, सूबों में इस पर काम नहीं हुआ। लेकिन इस बिल के बाद वो चीज़ें वो तमाम तर हुई वहाँ पर इस्लामाबाद में। आपसे भी बात करते हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये 3 दिन हो गए, पंजाब पुलिस ये दावा था कि हम पकड़ लेंगे, ये छलावा बन गया है, आबिद मली ये पकड़ा नहीं जा रहा। क्या अभी तक आपके पास अपडेट्स आई हैं सर पुलिस की जानिब से, क्या कार्रवाई हुई है? लाइन ड्रॉप होगी, दोबारा से हम रब्ता करते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब से कि हम बात कर रहे हैं कि कवानीन के हवाले से, लेकिन पुलिसिंग के निज़ाम के हवाले से सबसे बड़ा और सबसे ऑर्गेनाइज्ड शहर अगर को माना जाता है पाकिस्तान में, वो इस्लामाबाद को कहा जाता है कि वहाँ पर हर तरह से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और उसका पुलिस का रवैया भी वहाँ बहुत बेहतर है। तो ज़ैनब अलर्ट बिल जब पास हुआ उसके बाद ये कहा गया कि अब चीज़ें वहाँ बेहतर हो जाएंगी। तो गुलाम मुर्तज़ा उसके बाद वाकई उस पर अमल हुआ? पुलिसिंग के निज़ाम में आपने बच्चों से ज़्यादती के हवाले से मामलात को बेहतर देखा? यहाँ पे जिस तरह से ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो पास किया गया था, लेकिन इंटेंशंस की मैं बात करूँगा कि लेजिस्लेचर्स की इंटेंशंस क्या थी। वो सिर्फ एक बच्ची और उसके बाद जज्बातियत और बाकी सारा कुछ उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बिल को डिज़ाइन किया गया। क्या इसमें विल ऑफ द लेजिस्लेचर जो है उसको डिस्कस किया गया? क्या इंटेंशन क्या थी? क्या उसके ऊपर उस तरह से उसके लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक तमाम सूबों को उसकी डायरेक्शंस गई? क्या उसके बाद उन वाक़यात को, या जिस तरह से लोग उस वक्त कह रहे थे ऐप होगी, बटन दबाएंगे सारा कुछ हो जाएगा, बात यह है हमारे अंदर एक जज्बातियत कौम के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। वो हम इस तरह से करते हैं कि कोई भी इशू आया उसके ऊपर मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया ने उठाया और उसके बाद पूरा
सारे का सारा जो मीडिया है वो उसके ऊपर पल पड़ता है। तो पूरी कौम जो है वो एक ऐसे आप ये कहें कि स्टेट ऑफ माइंड में चली जाती है कि बस यही इशू है, इसके अलावा और दुनिया का कोई इशू नहीं है। तो जब इस तरह का काम होता है और फिर हम ये देखते हैं कि हफ्ते 10 दिन में उसी को ओवरलैप करने के लिए कोई और इशू सामने आता है, तो हम पिछले इशू को भूल जाते हैं और अगले वाले को उसको लताड़ना और गेदना शुरू कर देते हैं। पार्लियामेंट के जो काम हैं करने के, वो तो ये हैं कि तमाम कवानीन जो 1857 के जो कानून है, ब्रिटिश लॉ है हमारे यहाँ, उनको आज के तकाज़ों के मुताबिक किया जाए। किस तरह से हम उनको हम आहंग कर सकते हैं आज की सूरत हाल के मुताबिक। और ये ग्लोबल विलेज है और इसको आज ऐप्स का ज़माना है। आज क्या हम उनको जो CRPC है उसको हमने इस तरह से बेहतर किया है, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हमने कर दी हैं, सही। लेकिन आज गुलाम मुर्तज़ा मामला ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने खुद जाकर फिर वो वीडियो के मामलात किए। पार्लियामेंट का जो काम था वो तो पाकिस्तान पीनल कोड के ऐसी ऐसी दफात हैं जो आज के वक्त के तकाज़ों के तहत तो शायद वो मुमकिन भी ना हो पाए। तो ये सूरत पार्लियामेंट का काम है वो शायद नहीं हो पाता। गुलाम मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे। इस वक्त अपोजिशन से भी इस्तीफ़ों के मुतालबों की बात हो रही है और अपोजिशन तैयारी कर रही है APC के हवाले से, कुछ बात होगी। हमारे साथ रहेगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त अपोजिशन के हवाले से कि अपोजिशन किस इस वक्त ताकत में है कि हुकूमत के लिए किसी भी किस्म का कोई APC की सूरत में ख़तरा बन सके। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वापस नहीं आ रहे हैं, तो क्या मुस्लिम नून में मियाँ नवाज शरीफ की सियासत को कानूनी तौर पर पेचीदगियाँ हैं नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं PJ मीर साहब। मीर साहब इस पर भी बात करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा मुख्तसर ज़रूर बात हो कि आज जॉइंट सेशन में जब तमाम अरकान पार्लियामेंट आए हैं, पार्लिमानी पार्टी का इजलास में इनके तमाम मेंबर नेशनल असम्बली वहाँ पर मौजूद, तमाम सेनेटर्स, वज़ीर आज़म से ही गिला हो रहा है कि हमारे हलकों के मसाइल हैं और अपने वज़ीर आज़म से अब वो गिला करके कुछ लोग उठ के बाहर पार्लियामेंट से चले गए हैं। तो अब तो मज़ीद मुश्किल खुद हुकूमत को भी हो रही है अपने अरकान पार्लियामेंट से निपटने के लिए। इसको कहते हैं पार्लियामेंटेरियन इनडिसिप्लिन विद इन अ पार्टी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को इस तरह अगर आप गिराओगे, इससे पहले अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, ये होता है यूजुअली कि जो मेंबर्स होते हैं वो जाके प्राइम मिनिस्टर से ऑडियंस लेते हैं और उनको बताते हैं कि जी ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको रिजॉल्व करो। अगर आप पब्लिकली आते हो और इस तरह आप नेशनल असेंबली में अगर आप बिहेव करोगे तो यू डोंट गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को आप इन नॉट सो मेनी वेज, लेकिन आप गवर्नमेंट को अंडरमाइन करते हो कि ये तो गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही। तो अगर आप इस तरह के एक एटीट्यूड लेके चलोगे तो उसमें मैं समझता हूँ कि आप वज़ीर आज़म को लेट डाउन करते हो। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। और अभी हम बात कर रहे थे लेजिस्लेचर की। देखें, जब तक दोनों गवर्नमेंट एंड अपोजिशन एक पेज पे नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं होंगी तो आप जो मर्जी कर लो, ये एक मीनिंगलेस डिबेट होगी मुदस्सिर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछली गवर्नमेंट के अंदर यहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक क्राइसिस है वो ट्रैफिक का क्राइसिस है। क्योंकि आपको क्या करते हैं, अगर आप बड़ी गाड़ी हो, छोटी हो, जो मर्जी हो, एक गरीब आदमी तो बेचारा पिस जाता है 500 रुपये दे के। लेकिन जब ये 500 रुपये के अब आप फाइन करते हो और फिर वायलेशंस होती हैं, तो मुझे बताएं आपका फिर वो डेटरेंट कहाँ गया। तो मैंने यहाँ CTO से बात की, मलिक लियाकत थे यहाँ, अभी उनको लगा दिया माशाल्लाह खुले लाइन। वहाँ उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हमने पार्लियामेंटेरियन से कहा है कि इसको आप 1000 रुपया कर लें ऊपर, ताकि कम से कम लोग डरेंगे और ट्रैफिक वायलेशन नहीं होगी। जवाब क्या मिलता है MPA से? वो नहीं जी, हमारा तो वोट बैंक ख़राब हो जाएगा अगर हमने बड़े बड़े फाइन कर दिए। अब आप इस एटीट्यूड से चलोगे कि सिर्फ पावर में रहने के लिए आप किसी को फाइन्स नहीं लगाओगे, बाकी दुनिया में भी होते हैं, हर दुनिया के अंदर है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जी हमारा वोट बैंक ख़राब होता है। तो अगर आपने वोट बैंक को ही देखना है इस तरह, तो आप तो वोट बैंक के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे कि जिसके लिए आप इलेक्ट होके आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़े लकूनस हैं हमारे असेंबली के अंदर। कई ऐसे बिल नहीं पास होते हैं, क्योंकि जब डायरेक्टली एक आम आदमी या कोई भी शख्स सिटीजन इफेक्ट होता है
तो वो कहेंगे नहीं जी ये तो अगले इलेक्शंस में तो मुल्की मफाद से ज्यादा वोटर का मफाद जो है वो मद्देनजर हो जाता है उस वक्त पार्लियामान के अरकान के जानिब से। अच्छा, मैं दूसरा अहम मामला है, मियां नवाज शरीफ साहब सर वापस नहीं आ रहे हैं और अब अदालतों में भी उनके लिए मामला ज़्यादा सख्त हो गए कि सरेंडर किया जाएगा उसके बाद ही होगा, तो फिर ये APC कुछ आपको लगता है कि कुछ ताकतवर होगी हुकूमत पर, कोई प्रेशर डेवलप कर पाए? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया मुदस्सिर। मैं कल ही इनके लॉयर से बात कर रहा था, बैरिस्टर अमजद मलिक से, कल शाम को। तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है मियाँ साहब की? हमें पता है कि उनका हार्ट की कंडीशन है, उनके इरेगुलर हार्ट बीट है, वो जो सबको पता है, फिब्रिलेटर अंदर लगा हुआ है, बट द क्वेश्चन इज कि इनके टेस्ट जो जिसके लिए गए ये क्यों नहीं हो रहे? तो उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी जो कंडीशन है वो टेस्ट देने के लायक नहीं है। जब तक वो फिजिकली खुद ठीक नहीं होंगे उनके टेस्ट नहीं होंगे जिसके लिए वो यहाँ आए हुए हैं, और उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद आप कह लो कि आपके पास एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है कि इस गवर्नमेंट पे आ जाएगा कि जी इन्होंने ज़्यादती की है, वो इलाज के लिए गए थे, ये हुआ फलाना हुआ। फिर मैंने कहा फिर आएंगे कब? उन्होंने कहा जी अब बेसिकली एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो है नहीं हमारी कोई पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। अब एक ही तरीका हो सकता है कि जो इनकी जो गवर्नमेंट है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो इनको लिखेगी होम ऑफिस को, होम ऑफिस तस्दीक करा सकेगा इनके डॉक्टर्स की कि हाँ भी तुम बताओ कि क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी वो कहेंगे नहीं जी आप ही ने तो इनको यहाँ भेजा था। सो ये बड़ी एक खिचड़ी सी है, जो कि खिचड़ी ठीक भी हो सकती है और एक बहुत अगली शेप भी ले सकती है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर इस वक्त जो मियाँ साहब हैं वो एक स्ट्रॉन्ग विकेट पे हैं, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, और जिस तरह गुलाम मुस्तफ़ा खर, जाम सादिक, ये सारे जो बाहर थे, ये एक लीगल लकूना है इसके अंदर। सो आप उस वक्त अभी तक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्ली ये एक ही ली जाएगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे साथ होगी, हमारे साथ ज़्यादती होगी, एंड सो ऑन फोर्थ। और वहाँ आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स के जो चैम्पियंस हैं और जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, वो इस पे बहुत आप कह लो कि कड़ी नज़र रखते हैं। तो इस वक्त आई थिंक वो कहते हैं इसलिए हुकूमत के पास पर इतनी आसानी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस ला सके, तो इतना आसान नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ सकें। तो इसमें अब देखना है बहरहाल कि अगले आने वाले वक्त में अदालत जी जी मुदस्सिर, आपने पूरा जोर लगा लिया था MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन को लाने के लिए। आपके पास बड़े बड़े प्रूफ थे, आप कहाँ लेके आए मुझे बता देना आप। इट इज नॉट इजी। सही, तो मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी इतनी आसान नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और मियां नवाज शरीफ के हवाले से हुकूमत क्या अगले आने वाले वक्त में फैसला करती है, क्योंकि कानूनी तौर पर इतना आसान नहीं है कि उनको वापस लाया जा सके। आगे बढ़ेंगे, कराची के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। कराची कमेटी के हवाले से अब इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मजीद बना दी गई है। अब उसमें विफाक भी शामिल हैं, उसमें 5 कोर के लोग भी शामिल हैं, सूबाई हुकूमत के लोग भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी, तमाम लोग शामिल हैं कि अब इस पर काम शुरू किया जा सके। लेकिन अब काम का आगाज़ कैसे और कब होगा, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उवैस शाह साहब। बहुत शुक्रिया उवैस शाह साहब आपके वक्त का। कराची पैकेज पर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बन गई है, अब काम का बाकायदा कब और कैसे आगाज़ होगा? देखें जी, जब ये कमेटी बनाई गई तो उस वक्त भी जो पॉजिटिव माइंडेड पॉलिटिशियंस थे या पॉजिटिव माइंडेड लोग थे, उन्होंने इसको वेलकम किया, और हमने भी हमारी तरफ से भी आपको ये रिस्पांस मिला होगा कि अगर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची में यहाँ पे हमारे सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स भी हैं, अगर उनके बॉटलनेक्स दूर करने के लिए, उनको स्पीडी तकमील तक पहुँचाने के लिए अगर एक कमेटी बनी है जिसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फ़ेडरल मिनिस्टर्स हैं और कुछ और नुमाइंदागान हैं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग हैं, तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसको इस ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देखते हैं कि इससे हमारे सूबे की तरक्की होगी। हमारे भी बहुत फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं, अगर उसको डिस्कस करके हम दूर कर सकें तो हमने इसको पहले भी वेलकम किया था। अब भी जो ये कमेटी बाकायदा बना दी गई है, इंशाल्लाह इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई है कि डेवलपमेंट स्पीडी हो सके, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ ख़त्म हो सकें, जो बॉटलनेक्स हैं उनको हम दूर कर सकें, ताकि हमारे जो सिंध के पूरे सिंध सूबे के जो प्रोजेक्ट्स हैं फेडरल फंडेड हैं या जो म्यूचुअली दोनों गवर्नमेंट साथ मिलके कर रही हैं, कोई फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है,
तो उसमें हम डेवलपमेंट को पाया तकमील तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको ये कमेटी पहले दिन से पसंद नहीं आ रही थी, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों तो उनके मनफी बयानात सुनने को मिले, और ये बहुत अफसोस की बात है। एक तरफ तो कराची की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, फिर अगर उसकी बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट कोई इकदाम उठाती है, पहल करती है, ख़्वाह हमें कितनी भी नाराज़गियाँ हों, हम कितने भी इश्यूज़ पे हमें उनसे हम आहंगी ना हो, उनके फेडरल गवर्नमेंट में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन फिर भी अपने सूबे की तरक्की के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए अगर हमने किसी कमेटी में बैठना पसंद किया या बैठे जिसमें हमारे सूबे के लोगों को फायदा हो रहा है, हमारे सूबे को फायदा हो रहा है, लेकिन ये तो मिलकर चलने की बात है कि कराची के लिए मिलकर चला जाए। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, शाह साहब हमारे साथ ही रहेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से, कब होने क्या जा रहा है। ब्रेक लेते ना। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैश्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैश्य साहब, वफाक और सूबे के दरमियान जो बयानबाजी चल रही है, कमेटी भी साथ चल रही है, काम भी अब साथ चलेगा, तो ये बयानबाजी कहीं रुकेगी या कराची के लिए फिर मजीद मुश्किलात ही बयानबाजियों में आती रहेंगी? देखिए, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने 2-3 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगोरिकली सारी चीज़ें बताती थी कि अथॉरिटी क्या है आइन में, और हमारे पास जो हमारे पावर्स हमें दिए हुए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही एग्जीक्यूट करेगी, और उन्होंने बहुत सी चीज़ों को डिटेल बता दिया था। अब अगर आप बयानबाजी की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको ये बताया कि बहुत से नैरो माइंडेड लोग हैं, नेगेटिव माइंडेड बल्कि मैं कह दूं लोग हैं, जो ये बयान दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम जिस कमेटी का जो मकसद है, इस कमेटी की जो डायरेक्शन है, इसको उसी में रखें। अगर हमारा कोई फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई इशू है तो हमने कोशिश की है कि इस तरीके की स्टेटमेंट आए ताकि फेडरल गवर्नमेंट उस चीज़ को पॉजिटिवली अपनी डायरेक्शन में ले। लेकिन मजबूरी यह है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो लोग बैठे हैं, वो अफसोस के साथ कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स उनको सिरे से आती ही नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जिनका मकसद ये है कि कराची से, इस्लामाबाद से आके कराची में सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना। वो आपने कोरोना में देख लिया, आपने फिर लोकस्ट का यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, उसमें देख लिया। उनको कुछ मिलता है नहीं सिंध गवर्नमेंट पे तनकीद के अलावा। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, कोरोना में भी हमने कहा ये बयानबाजी दोनों जानिब से, आपके उधर से उधर। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेयर कराची तो अपने इख्तियारात के हवाले से बात करते करते चले गए 4 साल, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कराची आपने लगा दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के पास इख्तियारात होंगे, वो को काम कर पाएंगे या वो भी बेख्तियार ही रहेंगे? देखिए, मेयर साहब की अगर आप बात करेंगे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कंप्लीशन ऑफ टाइम जब करीब आता है तो उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अगर उनके पास इख्तियारात नहीं थे, उनके पास एक मैंडेट था, एक इलेक्शन प्रोसेस हुआ जो जमहूरी अमल है, प्रोसेस पूरा हुआ, उससे वो इलेक्ट होके आए, कराची के मेयर बने, उनको सपोर्ट थी अपने काउंसलर्स की या चेयरमैन्स की। अगर वो कह रहे थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे तो वो पहले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद रिज़ाइन कर देते और उस वक्त बोलते कि जी मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं दिए जा रहे, सिंध गवर्नमेंट तो हमारे साथ कोई दूसरा इकदाम कर रही है। लेकिन अब 4 साल गुजारने के बाद जबकि उनको सफाई की मद में, सैनिटेशन की मद में, मुख्तलिफ अदबार में करोड़ों रुपए मिलते रहे, और अगर वो अब ये इल्ज़ाम लगा के कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं तो इट्स अ जोक ऑफ अ सेंचुरी। अब आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल पावरफुल हैं और उनको ये इक़दाम करने के लिए उनको बिल्कुल फ्री ग्राउंड दिया गया है कि वो कराची की बेहतरी के लिए, यहाँ के अवाम की बेहतरी के लिए काम करें, और बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन वो मसाइल जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे कि कराची में फेडरल ऑपरेटेड छोटी छोटी टेरिटरीज़ बहुत हैं, जिस तरह आप DHS को DHA है, CBCs हैं, दूसरी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। अब ये हम पहले भी कहते रहे हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि अगर ये सब लोग भी
वन अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें वो कामयाब भी होंगे। अगर ये सब मिलके काम करें तो ये चलेंगे, अगर मिलके काम हो तो बहुत अच्छा हो जाए। एक सब बड़ा अहम है, आप वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, एक बड़ा लंबा मंसूबा हो गया और बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन बस सर्विस का। को उम्मीद है कराची वालों को कि बस चल पाए और वो सफर कर पाए? देखें जी, ये 2018 में मैंने पहली दफ़ा इसको विज़िट किया था, जब ये तय हुआ था कि ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और 2019 में सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत से मुतज़ाद बयान आए, बहुत सी हमारे अपोजिशन पार्टीज़ ने बहुत से इल्ज़ामात लगाए। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करूं कि इस प्रोजेक्ट का सिंध गवर्नमेंट से कोई ऐसा वास्ता नहीं है जो सिंध गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसमें सिंध गवर्नमेंट की गलती है या सिंध गवर्नमेंट की वजह से ये ताख़ीर हो रहा है। ये नवाज शरीफ साहब ने प्रोजेक्ट दिया, फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है, और उसके बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कराची गवर्नर हाउस में आए तो उन्होंने ख़ुद ये ऐलान किया था कि हमारे पास फंड्स की सेविंग है और हम सिंध गवर्नमेंट को ये नहीं देंगे प्रोजेक्ट, हम खुद बसेस प्रोक्योर करेंगे, हम सारे सिस्टम इसमें इंस्टॉल करके 3 साल हम खुद चलाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी, 3 साल के बाद हम सिंध गवर्नमेंट के हवाले करेंगे। अब ये इल्ज़ाम लगाना कि सिंध गवर्नमेंट की वजह से ये ताख़ीर हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड हैं। उसके बरक्स हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने जो बॉटल नेक्स थे, हमारी तरफ से जो चीज़ें थी, ब्रिज फाइनेंसिंग्स थी, जो दूसरे डिपूज़ के इश्यूज़ थे, वो हमने वॉर फुटिंग्स पे इनको हल करके दिए, जिसमें हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने दिया, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि ये फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है, ये कोई भी फंड कर रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरे कराची का है, मेरे कराची के लोगों का है। जितना जल्दी ये प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुँचेगा, बसेस चलेंगी, ये मेरे लोगों के लिए फ़ायदा है। हमने सिर्फ इस विजन पे काम करते हुए हमारी तरफ से उनको पूरी सपोर्ट रही है और आगे भी रहेगी। आपने जो आखिर में कहा कि ये बसेस चल पाएंगी या नहीं, अभी उन्होंने टेंडर प्रोसेस अपना पूरा कर लिया है। हमारी तरफ से अगर उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आपके चैनल के तवज्जुह से एक दफ़ा दोबारा कहता हूँ कि हम फिर भी उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। उम्मीद है कि ये जून जुलाई में 2021 तक इंशाल्लाह बसेस ऑपरेशनल कर देनी चाहिए उन्हें। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये काम मुकम्मल तौर पर हुआ तो हाल में ये चीज़ें चल पाएंगी जून जुलाई 21 के अंदर। खुदा करे कि कराची वालों के लिए कम से कम ये सफरी सहूलत, और सबसे बढ़कर कराची के लिए 1100 अरब रुपया आया है, उस पर काम शुरू हो पाए। बहुत शुक्रिया उवैस शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।